हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम यूनिट 7 का। ये आपका पार्ट 2 है, सॉरी, ठीक है। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, दिस इज़ पार्ट 2। तो अब आपकी जो यूनिट है कंप्लीट हो जाएगी। तो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर लेना। इस बार मैं आप लोगों को यूनिट वाइज कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। तो यूनिट 6 तक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब हमारा यूनिट 7 चल रहा है जो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पार्ट 2 है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ साथ अगर आपको असाइनमेंट के सॉल्यूशंस पीडीएफ वगैरह चाहिए, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क की या हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए, तो व्हाट्सएप नंबर का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक में किससे स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड पार्ट में, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन, कि हाँ वो कौन से फैक्टर कॉम्बिनेशन लेके चल रहा है जिससे प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होगा। एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा है कि भाई कहाँ होता है, जहाँ एम आर इक्वल टू एम सी होता है और एम सी क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे कि लीस्ट कॉम्बिनेशन जो है फैक्टर लेके चलेगा, कॉस्ट कॉम्बिनेशन, की कम से कम लागत में से ज़्यादा क्या हो फ़ायदा हो। अब आप प्रोड्यूसर हैं, आप क्या सोचेंगे कि आप चाहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, आप प्रोड्यूसर हैं, आप चाहते हैं कि आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन पहुंच जाए मोस्ट इकोनॉमिकल वे में, न्यूनतम लागत संयोजन। आप लीस्ट कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। जैसे कंज्यूमर है वो फेस करता है चॉइस की प्रॉब्लम, है ना, उसके सामने भी चॉइस आती है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन आते हैं, दो या दो से ज़्यादा गुड्स वो चूज़ कर रहा है। तो वो क्या लेके चलेगा, जिसमें उसकी भाई जो उसका जो बजट है उसके हिसाब से लेके चलेगा कि उसके बजट में जो है वो चीज़ें आ जाए और उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो उसी तरीके से जो प्रोड्यूसर होता है वो भी सोचता है कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो फ़ायदा हो, कम से कम लागत में मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, मैं प्रॉफिट अर्न कर सकूँ, ठीक है। तो एक रैशनल एंटरप्रेन्योर जो होगा, एक विवेकशील उद्यमी क्या होगा, रैशनल कंज्यूमर क्या होता है, अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करता है, अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है। उसी तरीके से एक जो रैशनल प्रोड्यूसर होगा वो क्या चाहेगा कि मेरे जो मनी प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज हो, ठीक है। किसके थ्रू, जो वो प्रोडक्शन कर रहा है और जो सेल हो रही है कम्युनिटी, ठीक है। जैसे एक कंज्यूमर ट्राई करता है कि उसकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो भी वो कंजम्पशन कर रहा है जिन भी कम्युनिटीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे बस वही कि उसको लीस्ट कॉम्बिनेशन, जो कॉस्ट कॉम्बिनेशन वाले जो है फैक्टर्स ढूंढने हैं, कि वो लैंड का यूज़ कर रहा है, लेबर का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, जिसका भी इस्तेमाल कर रहा है, मशीनरी का, तो वो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन हो, कम से कम लागत में उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे रहे हो। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ होती है, कंज्यूमर के केस में कहाँ होती है। अगर हम आईसी और आईसी का केस देखें, बजट लाइन का, जहाँ पे आईसी कर्व जो होता है टेंजेंट किस पे, बजट लाइन पे, उसी तरीके से यहाँ पे प्रोड्यूसर के केस में क्या होता है कि जहाँ पे आइसो कॉस्ट लाइन टेंजेंट होती है, जो आइसो क्वेंट होता है, ठीक है। आइसो क्वेंट किसके लिए है, प्रोड्यूसर के लिए है। तो जहाँ पे आइसो क्वेंट पे आइसो कॉस्ट लाइन क्या होगी, टेंजेंट होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। किस पॉइंट पे हो रहा है, सी पॉइंट पे। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम हो रहा है उसको किस पे हो रहा है, सी पॉइंट पे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो आपको ध्यान रखना है, जो आइसो कॉस्ट लाइन टेंजेंट, आइसो क्वेंट जो है आइसो कॉस्ट लाइन पे टेंजेंट होगा, ठीक है, टच करेगा उसको, तो वहाँ पे क्या होगा, उसको मैक्सिमम यहाँ पे वो प्रोड्यूस कर सकता है या उसको इक्विलिब्रियम हो रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग रन, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लॉन्ग रन एक्सपेंशन पाथ। तो लॉन्ग रन एक्सपेंशन पाथ की अगर हम या एक्सपेंशन पाथ की बात करें, तो एक्सपेंशन पाथ क्या कंसेप्ट है, जो ग्रोथ से रिलेटेड है, फर्म की ग्रोथ से रिलेटेड है। ग्रोथ कैसे होती है कि वो अपना प्रोडक्शन जो है कैसे इंक्रीज़ करे, हाउ इट इंक्रीज द प्रोडक्शन इनपुट्स, ठीक है, जो उसके प्रोडक्शन के इनपुट्स हैं, जो इनपुट्स क्या होते हैं, जो वस्तु को बनाने में मदद करते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू क्रिएट मोर आउटपुट। भाई वस्तुओं को कैसे, इनपुट्स को कैसे इंक्रीज़ करे जो उसका आउटपुट इंक्रीज़ करे, जिससे जो आउटपुट है ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो, ठीक है। इट डज दिस बाय कीपिंग इट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट देयर लोएस्ट पॉइंट, और जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लोएस्ट पॉइंट पे रहे, कितना ही उसका लेवल ऑफ आउटपुट रहे, लेकिन जो उसकी लागत रहे वो कम रहे, ठीक है, वो ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो। तो लॉन्ग रन एक्सपेंशन बाद आपको दिख रहा है ये रेड लाइन से, ठीक है, जो ये ओरिजिन से रेड लाइन जा रही है ग्राफ में, ठीक है। तो ये एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है ट्रू लॉन्ग रन एक्सपेंशन पाथ का। यहाँ पे जो फर्म होती है वो क्या होती है, प्राइस टेकर होती है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है, क्या है, प्राइस टेकर है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दैट देयर आर नो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, किसमें, प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल नहीं है। इसमें इसका मतलब क्या है कि जो इंक्रीज होगा आउटपुट इज मैच बाय द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कॉस्ट, कि भाई उसी तरीके से आउटपुट, जिस तरीके से आउटपुट इंक्रीज आ रहा है तो कॉस्ट को भी मैच करेगा, मतलब कॉस्ट ज़्यादा ना बढ़े, कि आउटपुट बढ़ रहा है तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, कॉस्ट भी उसी तरीके से मैनेज करके चलनी है। अगर कॉस्ट है 100 रुपये,
प्रोड्यूस हो रही है 50 यूनिट, इट विल कॉस्ट 200 टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स। ठीक है, कि अगर कॉस्ट लग रही है 50 यूनिट बनाने में 100 रुपये कॉस्ट लग रही है, तो अगर आप 100 यूनिट बना रहे हो तो कितनी कॉस्ट लग रही है, 200, तो बैलेंस करके चल रहे हैं। इसी तरीके से आप 150 यूनिट बढ़ा रहे हैं तो कितने 300 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, वो उस तरीके से मैनेज करके चलते हैं। ठीक है, ताकि कॉस्ट बढ़े ही ना। समझ में आया? तो ये हमारा क्या है, लॉन्ग रन एक्सपेंशन पाथ है। समझा दिया मैंने आपको, थ्योरी आपके सामने है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है इसकी, ये आप देख लेना। बात है शॉर्ट रन एक्सपेंशन पाथ हमारा। तो यहाँ पे शॉर्ट रन में क्या होता है, टाइम पीरियड वेयर लेबर इज, शॉर्ट रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में सारे जो इनपुट्स होते हैं वेरिएबल होते हैं, और लॉन्ग शॉर्ट रन में हमारे वेरिएबल इनपुट जो होता है वो ओनली लेबर होता है। कैपिटल यहाँ फिक्स बन के चलते हैं। तो क्लियरली इट दिस हैज़ इम्प्लीकेशन फॉर द फर्म्स एक्सपेंशन पाथ है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि अल्पावधि में विस्तार के पद पर प्रभाव पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्राफ में दिख रहा होगा शॉर्ट रन एक्सपेंशन पाथ। लॉन्ग रन में क्या था, जो ओरिजिन से सीधा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये हमारा लॉन्ग रन था ना, लेकिन शॉर्ट रन देखो यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर है वो वेरिएबल है और जो कैपिटल है वो क्या है, फिक्स है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार हम देख लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एक्स है। ठीक है, विद L1 लेबर, लेबर कितने हैं, L1 मतलब एक लेबर यूनिट की इस्तेमाल हो रही है, और इस एक्स पॉइंट पे के यूनिट मतलब 1 यूनिट ऑफ कैपिटल इस्तेमाल हो रही है। फर्म ने डिसाइड करा कि वो इंक्रीज़ करेगी प्रोडक्शन। ठीक है, क्या डिसाइड करा, हम प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे। तो ओरिजिनल आउटपुट इलस्ट्रेटेड बाय द आइसोसेकेंट कर्व क्यू, तो जो ये वाला कर्व है क्यू। ठीक है, तो इस वाले से जो है प्रोडक्शन जो है दिख रहा है, ओरिजिनल आउटपुट मतलब पहले इतना हो रहा था, अब जो है अब इंक्रीज़ करना चाहती तो क्यू डैश हो जाएगा। फर्म वांट टू प्रोड्यूस क्यू डैश तक, कि मैं यहाँ तक प्रोड्यूस करूँ, तो लॉन्ग रन जो एफिशिएंट कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ करनी पड़ेगी। वो क्या होगी भाई, यहाँ पे लेबर 3, ठीक है, लॉन्ग रन में देखिए 3 लेबर हायर करें और कैपिटल की 2 यूनिट्स हायर करें यहाँ पे, लेकिन कैपिटल क्या है, फिक्स है, कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो शॉर्ट रन एक्सपेंशन पाथ कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल सॉरी। तो लॉन्ग रन एक्सपेंशन, शॉर्ट रन एक्सपेंशन पाथ क्या है, अगर वो भाई लेबर को भी चेंज कर रहा है, कैपिटल को भी चेंज कर रहा है, तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसके पास क्या है, यहाँ पे कैपिटल क्या है हमारी, फिक्स्ड है। ठीक है, वो स्थिर है। तो इसी वजह से जो लॉन्ग शॉर्ट रन एक्सपेंशन पाथ है वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ना जाके वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि L2 और K1 इनपुट्स। ठीक है, द फर्म कैन प्रोड्यूस Q डैश आउटपुट बट दिस अकर एट इंटरसेक्शन ऑफ Q डैश एंड C डैश। तो हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, कि अगर वो प्रोड्यूस करना चाहता है तो वो इस पॉइंट पे नहीं कर सकता, उसको कहाँ पे, इस पॉइंट पे जो है उसको प्रोड्यूस करना होगा। A higher isocost line than the long run efficient isocost curve C dash, meaning that the short run expansion path incurs extra cost until capital can be increased। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि अगर हम शॉर्ट रन एक्सपेंशन पाथ को देखें तो यहाँ अतिरिक्त लागत लग रही है। ठीक है, पूंजी में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है, लेकिन तब भी क्या लग रही है, कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। फर्म को क्या लॉट ऑफ लेबर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल की कमी है। ठीक है, कैपिटल की कमी है, तो लॉन्ग रन में एज कैपिटल इंक्रीज होती है, लेबर विल बी रिड्यूस एज शॉन एट पॉइंट Z वेयर L3 K2 इज कॉस्ट मिनिमाइजिंग पॉइंट। तो हम इसको डायग्राम में देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि यहाँ पे कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है, अगर वो लेबर भाई यहाँ पे अगर वो डिक्रीज़ कर रहा है या इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, तो कैपिटल भी क्या हो रही है, लॉन्ग रन में कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रही है ना, तो यहाँ पे कॉस्ट मिनिमाइज़ हो रही है। ठीक है, शॉर्ट रन में नहीं होती, वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो एक्सपेंशन पाथ का फॉर्मूला है वो क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन रेट कैसे करता है, व्हेन अ फर्म ऑपरेट एफिशिएंटली, भाई फर्म ऑपरेट कर रही है एफिशिएंटली एट मिनिमम कॉस्ट, अपनी मिनिमम कॉस्ट पे। तो ये होता है MPL डिवाइडेड बाय MPK, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय W और R। ठीक है, R की W क्या है हमारा वेज, और R क्या है हमारा रेट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कैपिटल पे दिया जाता है। तो एक्सपेंशन पाथ क्या है भाई, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट इंक्रीज़ होता है अगर फर्म यहाँ पे यूज़ करिए, फर्म अपना जो प्रोडक्शन है कि किस तरीके से कम करें। तो जो कंसेप्ट है ये हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्शन जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है वहाँ पे एसोसिएट करा है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट कम हो रही है।
अगर वो इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, कॉस्ट कम नहीं हो रही, इसमें कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है शॉर्ट रन में। अब आता है हम इसमें पढ़ने वाले हैं इंक्रीजिंग कांस्टेंट और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल पढ़ने वाले हैं। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब होता क्या है, जब इनपुट्स डबल कर रहे हैं तो आउटपुट भी डबल, मोर देन डबल से भी ज़्यादा हो रहा है। कांस्टेंट का मतलब है इनपुट डबल करा तो आउटपुट भी उतने ही डबल होंगे। इनपुट आपने 2 से बढ़ाया तो आउटपुट भी 2 से बढ़ रहा है। डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, इनपुट्स आप डबल कर रहे हैं और आउटपुट क्या हो रहा है, लेस देन डबल। क्या हो रहा है, इंक्रीज लेस देन डबल, इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन लेस देन डबल, कम बढ़ रहा है। रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या है कि स्टेट द डिग्री ऑफ चेंज इन इनपुट फैक्टर चेंज द आउटपुट प्रोपोर्शनली एंड कॉन्करेंटली ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इसके दौरान क्या हो रहा है, आप आगतों में परिवर्तन करते हैं जिससे जो है आउटपुट जो है अनुपातिक रूप से समवर्ती रूप से क्या होता है, बदलता है इनपुट के बदलने से। अब वो यहाँ पे प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है या आप किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये रिटर्न टू स्केल आप देख रहे हैं, डायग्राम बाद में देखते हैं। 3 टाइप्स है, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इनको हम पहले देख लेते हैं। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या है कि आप इनपुट में जितने प्रोपोर्शन से चेंज कर रहे हैं आउटपुट पे भी सेम लेवल का चेंज आ रहा है। एक फर्म है वो इंक्रीज करिए इनपुट को 3 टाइम्स, 3 गुना, तो आउटपुट भी 3 गुना ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर आता है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये क्या है, जब इंक्रीज कर रहे हैं आप आउटपुट में स्मॉल प्रोपोर्शन से, लेकिन आउटपुट अनएक्सपेक्टेड हायर हो रहा है एज कम्पेयर टू इनपुट। जितना आपने इनपुट इंक्रीज करा उससे कई गुना ज़्यादा जो है प्रोडक्शन जो है आपका आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, फिर आता है हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न टू सेल, जिसे डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से इंक्रीज होती है आपकी कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, आप इंक्रीज कर रहे हैं इनपुट को लेकिन जो आउटपुट है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। फैक्ट्री है उसने इनपुट इंक्रीज करा 60% से, ठीक है, कि लेकिन जो आउटपुट था वो 30%, 33% ही इंक्रीज हुआ। इसका मतलब आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, तो ये क्या है हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी आपको एग्जाम में बनाना है। रिटर्न टू स्केल इंपॉर्टेंट है, और रिटर्न टू स्केल और रिटर्न टू फैक्टर में मैंने जो डिफरेंस है वो आपको लास्ट यूनिट में करा दिया था। तो आप ये देख सकते हैं पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे इनपुट आपने इंक्रीज़ करे तो आउटपुट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद जो है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। ठीक है, कि जितने से आपने आउटपुट इनपुट बढ़ाया उतने से ही आपका आउटपुट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। देन आपका क्या हो रहा है, ये आप देख रहे हो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। अब क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, कि आप जितने से इनपुट इंक्रीज़ कर रहे हो उतने से आपका जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया इसका, इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, कॉस्ट एडवांटेज होती है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे एक्सपेंशन कर रही है अपने प्रोडक्शन का लॉन्ग रन में, तो यहाँ पे इसका एडवांटेज है लार्ज स्केल एक्सपेंशन की, नोन एज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की। यहाँ पे आपका लोअर एवरेज कॉस्ट हो रही है पर यूनिट अचीव आप जब कर रहे हैं, कि आपको एडवांटेज मिल रही है कॉस्ट में, आप पर यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं, आपकी कॉस्ट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये यहाँ पे लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है, और ये कब अचीव होता है, जब इंक्रीज होती है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की। तो लॉरिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, यहाँ पे जो लागत है वो कम हो रही है, उत्पादन की लागत क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा सेव करेगा, इन्वेस्ट करेगा, बल्क में रॉ मटेरियल खरीदेगा, जिससे वो और क्या बना सकेगा, और सामान बना सकेगा। ठीक है, और वो फिर उसको डिस्काउंट पे भाई उससे क्रिएट करेगा। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल दो होते हैं। ठीक है, आंतरिक और बाह्य। तो इंटरनल वाले की बात करें तो ये रियल इकोनॉमिक्स होती है जो अराइज होती है एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल इकोनॉमिक्स क्या, रियल इकोनॉमिक्स है जो अराइज हो रही है एक्सपेंशन ऑर्गेनाइजेशन के। तो दीज इकोनॉमिक्स आर द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से आ रहा है ये। फिर आता है एक्सटर्नल, कि यहाँ पे ओरिजिनल यहाँ पे ऑरिजिनेट हो रही है फैक्टर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन बाहर से हैं, कि भाई बाहर के जो फैक्टर हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं, जिससे जो कॉस्ट है वो कम हो रही है। जैसे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है क्वालिटी ऑफ फैक्टर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक बेटर ट्रांसपोर्टेशन, बेटर लेबर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें, जिससे आपकी कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट आइटम ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आपके लेबर जो है उसके स्किल इंक्रीज हो गए हैं, वो अब ज़्यादा आउटपुट क्रिएट करके दे रहा है भाई सेम वेजेस में। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं। आंतरिक मतलब जो आप संगठन है उसके अंदर से ही भाई संगठन का जो विकास हो रहा है, और बाह्य मतलब जो बाहर के जो फैक्टर हैं लेकर बेहतर श्रम, बुनियादी ढांचा, ये सारी चीज़ें, परिवहन। अब डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब क्या है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज हो रही है फ्रॉम एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन वॉल्यूम, क्या प्रोडक्शन ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज करो तो आपकी कॉस्ट भी क्या हो रही है, राइज हो रही है। ठीक है,
यहाँ पे आपकी लागत बढ़ रही है। तो ये भी कैसे होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं, आंतरिक और बाह्य दोनों होते हैं। तो ये इंटरनल डिफिकल्टीज़ की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल डिफिकल्टीज़ है, जैसे लैक ऑफ सुपरविजन, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, टेक्निकल डिफिकल्टीज़ है, जिसकी वजह से आपकी लागत बढ़ती जा रही है। मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है, कोई कुछ भी कर रहा है काम पे, कोई सुपरविजन ही नहीं है। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स की बाहर के फैक्टर्स की वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट पड़ा, उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। जैसे रॉ मटेरियल की कमी हो रही है तो किसी चीज़ की कमी होगी तो उसके प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लो अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर आपके पास नहीं है तो आपकी लागत जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो पैमाने की विसंगतियाँ तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आंतरिक मतलब जो अंदर के ही, भाई प्रबंधन अच्छा नहीं है, यहाँ पे तकनीकी कठिनाइयाँ हैं। और बाह्य मतलब कि बाहर के जो चीज़ें हैं जो इफेक्ट कर रही हैं, जैसे प्रति इकाई उत्पादन लागत बढ़ रही है, कच्चे माल की कमी हो रही है तो प्राइस जो हैं बढ़ जाएंगे, कुशल श्रमिक नहीं की उपलब्धता नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। एवरेज कॉस्ट, पहले कॉस्ट क्या हो रही है भाई, यहाँ पे कम होती जा रही है तो आउटपुट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज। लेकिन उसके बाद आपने आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करी लेकिन कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट बस अब ये है, नेक्स्ट हमारा यूनिट कॉस्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ ये ख़त्म होता है आपका यूनिट। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।